अब बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं, इन सब के बीच जो कट्टरपंथ है वो लगातार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो कट्टरपंथी हैं उनमें से एक है रफीकुल इस्लाम मदनी, और इसकी कुंडली जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। नवंबर 2023 में कासिमपुर सेंट्रल जेल से ये बाहर आया था। बांग्लादेश में इस वक्त ये मौलाना जो है वो काफी ज्यादा वायरल है, हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहा है। शेख हसीना सरकार का एक कट्टर विरोधी रहा है और इसीलिए इस बार इसको मौका मिल गया है किस तरीके से कट्टर पंथ को जो है वो बढ़ाया जाए। बांग्लादेश में इस्लामी शासन का ये पैरोकार है और लगातार जो है ये वकालत करता है कि बांग्लादेश में इस्लामी शासन जो है वो आ जाना चाहिए। कागजते इस्लाम संगठन से ये जो है वो जुड़ा हुआ है, आईएसआई के इशारे पर ये काम करता है। बताया जाता है कि सीधे कनेक्शन है इसका आईएसआई से, और ये बांग्लादेश में काफी एक्टिव इन दोनों नजर आ रहा है। तालिबान से संबंध होने के भी आरोप जो है वो मदनी पर लगातार लड़ते हुए नजर आए हैं। और नवंबर 2023 में जैसा कि मैंने आपको बताया कासिमपुर सेंट्रल जेल से ये बाहर आया था। अब आपको हम दो मौलानाओं के भाषण सुनाते हैं, सुनिए और अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश में किस तरफ स्थितियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहां कैसी मानसिकता जो है इस वक्त पनप रही है। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় বিপর্যয়কারী হচ্ছে ইসকন। ইসকন হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী উগ্রবাদী এক সংগঠন। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এটা ক্যান্সারের মতো রূপ ধারণ করেছে। আমি যখন আজকে ঢাকা থেকে আমি রাজশাহীতে ফ্লাইটে এসেছি, সেখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইউসুফ ভাই উনি লোক পাঠিয়ে রিসিভ করিয়েছেন। আমি আসার সময় দেখলাম আপনাদের এই অঞ্চলে ইসকনের মনে হয় একটা মন্দির আছে। এরা সমাজে ক্যান্সারের মতো, কিসের মতো? ক্যান্সারের কোনো অ্যান্সার, ক্যান্সারের একটাই অ্যান্সার, সেটা হচ্ছে এটা উগড়ে ফেলতে হবে। শরীরের যেই অংশে ক্যান্সার হবে সেই অংশটা কেটে না ফেললে এই অংশ ঠিক হবে না, সারা শরীরে ক্যান্সার ধরবে। ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে উগড়ে ফেলতে হবে। तो इस्कॉन पर अगर बैन नहीं लगाया तो हम लोगों को मार डालेंगे, ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का कहना है। और परिस्थितियां बांग्लादेश में किस कदर खराब है वो आप सुन सकते हैं कि ऐसे मौलाना, ऐसे लोग जो खुलेआम हिंदुओं के नरसंहार की तकरीर दे रहे हैं, वो सुरक्षित जो है वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की शह पर घूम रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से मैं रुख करता हूं। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, सवाल ये है, हमने अभी सुनाया भी दर्शकों को किस तरीके से वो कट्टरपंथी जो कि शेख हसीना के शासन में दबे हुए थे, छुपे हुए थे, खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, अब मोहम्मद यूनिस की इस अंतरिम सरकार में उन्हें मंच दिया जा रहा है, उन्हें जगह दिया जा रहा है और वो किस तरीके से तकरीरें दे रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि पहले ये सब हरकतें नहीं हो रही थी या चीजें नहीं हो रही थी। इन कट्टरपंथियों की एक ही विशेषता है कि ये बहुत धीरे धीरे अपना काम करते हैं, लेकिन जब इनको मौका मिला शेख हसीना के हटने के बाद, इन्होंने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग किया। ये घटनाक्रम हम कोई जो देखते हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे जो आप सोचते हैं कि जनसंख्या कम हुई, जैसे अगर हम पाकिस्तान के उदाहरण पे लेके देखें 2022 से जो मात्रा आज 1% भी नहीं रह गई, तो आपको क्या लगता है ये एक साथ मार दिए गए या कन्वर्ट कर दिए गए हिंदू? नहीं, ऐसा नहीं। ये पिछले 50, 60, 70 साल के धीरे 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 घुन के रूप में काम करते हैं। वही बांग्लादेश में स्थिति देखने को मिल रही थी। जब हमारे पास एजेंसियों से खबरें आती थी तो बड़ा आश्चर्यचकित होते थे और हमें लगता था कि शायद बांग्लादेश में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विषम परिस्थितियां वहां पर लगातार बनी हुई थी। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार को नहीं पता था, हम अपडेट भी हुआ करते थे, लेकिन जो बीते कालखंड रहे हैं उनमें वो आवाजें उठती नहीं थी। आज आपको सोशल मीडिया के इस दौर में, जब आपको मोबाइल के द्वारा बनाए हुए कुछ जो वीडियोस है या बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं लोग जो शेयर कर देते हैं, जो हमें आसानी से पता चल जाती है, पहले ये पता नहीं चलती थी, अब ये पता चलती है। तो कट्टरपंथियों का जो एक ही उद्देश्य है, जैसा कि हमने कल रात को भी आपके यहाँ डिबेट में था, तो ये पाकिस्तान की भड़कावे में जो आ रहे हैं, मैंने हालांकि ये 3 दिन पहले भी आपकी डिबेट में बोला था, ये जो है पाकिस्तान के भड़कावे में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का वजूद चाइना ने लोन उनको कर्जा दे दे के खत्म कर रखा है। आज पाकिस्तान भी भाषा बोलता है चाइना की। तो इस जो पूरे प्रकरण को आप केवल एक ही जगह तक सीमित और हम एक ही चीजों पर अटके नहीं रहेंगे, हमें इसके पूरे लॉजिक को समझना पड़ेगा।
अगर आपको पता हो इस बारे में विषय में जानकारी, और अन्यथा मैं दे देता हूं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की आज जो स्थिति है वो चाइना ने अपने कब्जे में आर्थिक तौर पे इस तरीके से ले लिया कि आने वाले कुछ समय में वो उसी का हिस्सा हो जाएगा औपचारिक रूप में भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां के समीकरण हैं, जैसा चाइना हमारा कट्टर प्रतिद्वंदी है, तो ये पाकिस्तान को अपना मोहरा बना के फिर पाकिस्तान के कट्टरपंथी, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र है तो दोनों एक दूसरे के चीजों को समझते हैं, मानते हैं और करते हैं। क्योंकि जो कट्टरपंथी की व्यवस्थाएं होती है वो जहां भी इस्लामिक राष्ट्र होते हैं वहां जरूर होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर वो भी उसको नकारात्मकता की ओर धकेल रहे हैं। इस बात का प्रमाण मेरा, अगर आपने देखा हो कि कल पाकिस्तान के नेताओं ने वहां पे कहा कि जो भी ये कर रहा है वो पाकिस्तान के कहने पे कर रहा है, इसका ऑफिशियली बयान भी आया। तो ये सब चीजें हैं जो धीरे 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 घुन के रूप में कर रही है। हमारे पे चर्चाएं करने के लिए तमाम विषय, तमाम पहलू, तमाम समीकरण है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम इसके समाधान पे, इसके इस सॉल्यूशन पे कैसे चर्चा करें। अगर हम वहां पर अपने कुछ भाइयों को बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो यहां सरकार से हम एक तरीके की उम्मीद करते हैं। तमाम तकनीकीकरण होते हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, लेकिन जो चीजें हमारे समक्ष आ रही है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, यहां पर हमें चर्चा करनी चाहिए। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां के वीडियो देख के, वहां के जो फुटेजेस देख के हम कुंठित हैं, परेशान हैं, और हमें ऐसा लगता है इस सब चीजों के आधार पे अगर यही सब चीजें बनी रही तो मुझे लगता है वह हिंदुओं का अस्तित्व मिटने में और वहां पे जो कन्वर्ट का जो जो इनका खेल होता है वो शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये एक नकारात्मक दिशा की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और विश्व पटल पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले चंक में भी आपसे कहा, यदि भारत में कोई जरा सा घटनाक्रम भी आता तो कितने देश अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मिला जुला एक समीकरण होना चाहिए और इस पे समाधान की चर्चा, समाधान की बातें होनी चाहिए। ठीक है, बंसल सर भी मेरे साथ हैं। बंसल सर, जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में है, इसमें अब दो तरीके से जो रास्ते हैं वो नजर आते हैं। भारत में अगर हम मौजूद हैं जब इस चर्चा को कर रहे हैं, एक तो आज विदेश सचिव जब जा रहे हैं तो वो इस बात को फर्मली रखे बांग्लादेश में अपने समकक्ष के आगे, यूनिस से उनकी मुलाकात होती है तो वहां भी इस मुद्दे को है जरूर उठाया जाए। दूसरा कि अगर इसके बाद भी परिस्थितियां नहीं पनपती हुई सही दिशा में नजर आती, जो स्थिति है हिंदुओं की बांग्लादेश में वो नहीं होती, तो एक तो इकोनॉमिकल वे है जो आकाश जिंदल सजेस्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या मिलिट्री वे इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? क्या भारत इस पर आने वाले समय में विचार कर सकता है? देखिए, मिलिट्री जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को कई मंच पे कह चुके हैं कि किसी भी चीज का समाधान वो मिलिट्री से नहीं होता, बातचीत से होता, डिप्लोमेसी से होता। मिलिट्री की बात तो तब आएगी अगर किसी तरह की कोई हरकत उनकी तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से होती है हमारे तरफ को, तो जरूर डेफिनेटली उसका जवाब मिलिट्री से दिया जाएगा। और हमारी बड़ी स्ट्रांग मिलिट्री है, जैसे मैंने कहा हमारे पास में एयरफोर्स, नेवी और जो सेना सभी कुछ हैं और बड़े क्लोज में है, वहाँ उस एरिया में बहुत प्रेजेंस है। आप चाहे हासीमारा में हमारा एयर बेस है, बगडोगरा में है, जो वहाँ पे सिलीगुड़ी और में भी हमारा एयर बेस है, वहाँ पे बहुत सारा। इसी तरह से हमारा नेवल बेस भी है। आप सुबह ये INS सुभाष, नेताजी सुभाष है जो वहाँ रहता है वहीं पे, उस तरफ में वाईजैक, तो बहुत हमारे एसेट्स हैं। तो मिलिट्री का इस तरह से इस समय कोई सोल्यूशन नहीं इसलिए हो सकता क्योंकि वहां पे अगर कोई मिलिट्री का सोल्यूशन है तो वो है इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स। कि अगर यूनुस से वहां की जनता को नहीं सुरक्षित किया जा सकता है, या वो जो कट्टरवादी उनके संभाल में नहीं आ रहे हैं, जो अराजकता फैली हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उस संभाल में नहीं आ रहा है, तो यूनुस को रिक्वेस्ट करना चाहिए और एक UN पीस कीपिंग फोर्स आनी चाहिए। जैसा मिस्टर योगेश ने कहा कि देखिए इस समय बहुत जरूरत है इंटरनेशनल प्रेशर की, और UN में ये मुद्दा उठाने की भी जरूरत हो सकती है। और जो इंटरनेशनल प्रेशर है सभी कंट्रीज से जब यूनुस के ऊपर में पड़ेगा, इनके ऊपर में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा उस बात को समझेंगे और ये उसका समाधान होगा। तीसरा बात जो इकोनॉमिक सैंक्शन को भले ही ना करके, लेकिन जैसे हमारे अभी मिस्री साहब जा रहे हैं, वो ये सब उनको ये दिखा दिया जाए या उनको बताया जाए कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन है, उनकी बिजली हमारे ऊपर निर्भर है, उनके पास प्याज और बहुत सारा जो सामान है खाने पीने का। और देखिए आप उनका ट्रीटमेंट तक भी जो है वो भारत के अंदर में होता है, कोलकाता में आते हैं, और उधर जब अभी कुछ जगह में जैसे अगरतला के अंदर में भी जो हमारे भारतीय डॉक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातों को थोड़ा शायद है यूनुस को उनको समझ नहीं आ रहा होगा, वो इस तरह से घिरे हुए हैं अभी कट्टरपंथियों से, कोई बात सुन ही नहीं पाते वो। तो उनको ये बात समझानी चाहिए कि आपका इसमें बहुत नुकसान है, और एज ए जो देश चलाने के लिए है और जो
उनकी एक छवि है, या उन्होंने जो नोबेल प्राइज दिया इकोनॉमी में, वो क्या, वो बिल्कुल एकदम जीरो है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस जब वो इकोनॉमी नहीं भी चला सकते और वहां की जनता भूखी मरेगी जब तक, अब मर भी रही सर है वो तो तो उनके जिस दिन पास। मोहम्मद यूनिस का नाम का ऐलान किया गया उसने ही दिखा दिया कि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश की जो स्थिति है उसमें कितनी ज्यादा है। एवरीवन नोज कि किस तरीके से बाइडेन और मोहम्मद यूनिस के बीच जो है वो रिश्ते रहे हैं। वो रिश्ते तो उनके, बाइडेन क्या पूरे समय रहे, आप जाके देखिए बिल क्लिंटन के साथ में भी उनके रिश्ते रहे करेक्ट। हैं। 2006 में जो इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो वो जो क्या इसीलिए तो मिला था, सब जो रिश्ते ये सब उनके एजेंट की तरह से काम करते थे। आ रहा हूं आकाश जी लेकिन आपके पास। जी, जी। लेकिन उनको अब ये समझना चाहिए कि जो ट्रम्प इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो उनको अभी समझ जाना चाहिए, बहुत सारे कंट्रीज समझ चुके हैं और वो अपने टोन बदल रहे हैं, तो मोहम्मद यूनिस को भी समझ करके प्रिएम्प्टिव एक्शन ये ले लें कि अल्टीमेटली अगर उनको कहीं से लोन मिलना है, आईएमएफ से लेना है या कहीं से भी लेना है, तो उसमें अमेरिका का बहुत रोल रहता है। वो कंट्री को कैसे चलाएंगे, बिल्कुल। तो इन बातों का मैं ध्यान आकाश रखना जी को भी उनके चर्चा में लिए। जोड़ लेता हूं सर इसी के साथ। आकाश जी, बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं वो तो उस पर लगातार हम बातचीत कर ही रहे हैं। इकोनॉमिकल क्या क्या तरीके हैं ये आपने बताए। बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में जो इंटरनेशनल संस्थाएं उन सभी पर निर्भर रहता है, उनसे पैसे लेता है। कई ऐसे देश हैं विकसित, चाहे अमेरिका हो या यूरोपीय देश हो, उनसे भी लगातार वो मदद जो है वो लेता रहता है। अब जो परिस्थितियां बांग्लादेश में है, इसमें वो जो तमाम मदद जो बाहरी मुल्क करते हैं, जिसमें अमेरिका है, यूरोप है, उस पर कितना असर पड़ेगा इन हालातों को देखते हुए? वो देश किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं? भारत क्या उस एंगल को भी टटोल सकता है? बहुत बढ़िया आपने बात कही, वही एक्शन होना चाहिए। देखिए, एक बड़ी विचित्र सिचुएशन है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? मात्र आलोचना कर रहे हैं। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। वो लोग हमारे हिंदू भाइयों को लगातार मार रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? मात्र जुलूस निकाल रहे हैं, मात्र एजिटेशन कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? ऐसे में हमें जरूरत है, मैं बार बार तमाम चैनल्स पे कह रहा हूं, तमाम नेशनल चैनल्स पे कह रहा हूं, स्ट्रिक्ट एक्शन की। और स्ट्रिक्ट एक्शन से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मतलब ये है, ग्लोबल प्रेशर हमें बिल्ड करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बढ़िया एफर्ट्स की वजह से आज हम भी एक ग्लोबल पावर हैं। ठीक है, अमेरिका जितनी बड़ी नहीं, बट उसी रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं।